हम इस वक्त मौजूद हैं अल-हमरा सेंटर लाहौर में और फैज़ साहब का मेला हो रहा है, फेस्टिवल। ये कई सालों की रवायत है यहाँ और हम दोस्तों के साथ हैं। फ़र्क सुहेल गुंदी साहब हैं, रजी हैदर साहब हैं और भी हमारे दोस्त सारे हम जो है यहाँ इकट्ठे हैं। और गुंदी साहब, फैज़ साहब ने जिस दौर में शायरी की है, इस्टेब्लिशमेंट वो तो खैर अब भी बिल्कुल जो है वो जोरों पे है, लेकिन उस वक्त शायद ज़्यादा जोर थी और उन पे पाबंदी रही है, जलावतन भी रहे हैं, लेकिन फैज़ साहब की शायरी भी होती रही और वो लोग जो हैं फनकार जो हैं गाते भी रहे। तो मैं आपसे बात शुरू करूँगा कि मेहदी हसन साहब ने भी गाया है, उन्हें मैडम नूर जहां साहबा ने भी गाया है, टीना ने भी गाया है और भी आर्टिस्टों ने, सिंगर्स ने गाया है। तो आपको किनका फैज़ बाज़बाने किस सिंगर में आपको लगा है दुआत शाह? जी शुक्रिया ताहिर सर मीर साहब, बड़ी अहम बात पूछी है। एक तो नूर जहान में मुझे बहुत लुत्फ आता है, दूसरा इकबाल बानो और जहां साहबा ने तो तब वो था ना जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ, वो उसका एक अजीज सुरूर है। आपका क्योंकि किताब के साथ राब्ता मुसलसल है और आप इस दौर में भी किताबों जो है प्रिंट कर रहे हैं, मतलब लोग कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, असी गुंदी साहब ने उदों दे जानने हैं जो इनकलाब वाले छोटा जिहा सी, इनकलाब को भी सीनियर ने पाकिस्तान तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आता रहे। बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे घर में ना एक नया घर बनाया अब्बा जी ने, तो सारे घर के बाथरूम में, कमरों में स्पीकर लगवाए और एक म्यूजिक सिस्टम बनाया कि एक कैसेट लगेगी। ये भी 2005-06 में वो कैंट में घर बनाया जी। तो वो इकबाल बेगम की वो कैसेट ले आए, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो ये बड़ा तारीखी वाक़या है, क्योंकि इसको लोगों ने डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी लेने के लिए अपने अंदाज में और तरह बिल्कुल टोटली गलत बयान किया। तो मैंने अब्बा जी को कहा कि आपको ये इकबाल बानो बड़ी पसंद है? कहते हैं हाँ, ये फैज़ का कलाम नारा लगता है। मैं कहा आपको पता है इसकी बैकग्राउंड? उसकी बैकग्राउंड अब मैं आज आपको बताता हूँ। पहला फैज़ फेस्टिवल हुआ था 1987 में, जनेजो ने थोड़ी सी डेमोक्रेसी खोली थी, ज़ियाउल्लाह कभी जिंदा था, तो जो सियासी और आमरीत का आमेजिश थी, तो पहला थोड़ी सी हवा ताज़ा चली, क्योंकि उसने सियासी कैदी भी छोड़े अपनी जमहूरियत दिखाने के लिए। तो फैज़ मेला हुआ जो कि ओपन थिएटर में हुआ और यहाँ गज़ल की महफिल थी दिन के वक्त। हाल हमरा गुंदी साहब, ये वही फैज़ मेला है जिससे इंडिया से भी आए थे, लोग आए। फहमीदा रियाज आ चुकी थी, क्योंकि मैं फहमीदा रियाज को इंडिया जाके मिलता था, जफर अली उज्जैन को, तो उन्होंने इंडिया में बल्कि नज़म मेरे ही पे लिखी थी, खुफिया मुलाकातें, जब वो जलावतन थी। खैर मुख्तसर ये कि जब हम यहाँ आए तो लोग अभी जेलों में थे काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे रिहा हो चुके थे। मेरा दोस्त आगा नदीम, हाल भरा हुआ था खचा खच, हम बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे और सियासी कारकुन थे ज़्यादातर, लेकिन एलीट की खवातीन उस वक्त भी थी। मुझे अच्छी तरह से याद आया कि ब्राउन से बाल, खूबसूरत खवातीन, हम नौजवान लोग थे। तो जब फैज़ का कलाम गाया जा रहा था, तो जब ये गज़ल आई, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब ताज उछाले जाएंगे, तो मैंने अपने साथियों को कहा, एक वो जफर मैकेनिक होता था हमारा साथी, एक जुल्फकार डालर, आगा नदीम, आगा नवीद, ये हम इकट्ठे थे। तो वो गज़लों में हम जरा नारेबाजी करना चाह रहे थे। जब उसने ये गज़ल की ना, मैंने कहा इनकलाब, तो सारा उसने कहा एहतराम से सुने गज़ल है। मैंने कहा चुप है, फैशन वाली जनानी है, इनकलाब, फैज़ इनकलाब का शायरी। मैं फाइटर सा था, तो वो सारे हाल ने मेरा साथ देने का फैसला किया। इकबाल वालों ने नहीं किया, सही बात है, तबले वाला समझ गया। आप अगर आज उसको गौर से जाके सुने तो उसने हमारे नारे के साथ तबला बजाना शुरू कर दिया, तर 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 तर। तो हम नारा लगाने लग गए, फिर वो एकदम नारा बंद होता है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये उसकी बैकग्राउंड है, मैं मुहर्रिक था उसका। और इसकी जो आखिरी सीन मैं बताता हूँ इस वाक़े का, मैंने अरुंधति राय का एक इंटरव्यू पढ़ा। उसने कहा वो नक्सलाइट्स पे है, जो इंडिया के मार्क्सिस्ट इनकलाबी लेफ्टिस्ट हैं, जो जंगलों में माओइस्ट हैं। तो उन्होंने कहा जो माओइस्ट हैं, नक्सल बाड़ी, उनका जो कौमी तराना है या उनका इनकलाबी तराना है, वो इकबाल बानो के गाया हुआ ये वो गज़ल है जो फैज़ की है और जिसमें ये नारा लगता है। तो वो यहीं पे वाक़या हुआ था 1987 में, और उन मुहारकिन में मैं सर फहरिस्त था, बाकी नारे लगाने वाले
चूंकि हाल में 80% के करीब पॉलिटिकल लोग थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, MRD के और लोगों भी थे। तो मुझे इकबाल बानो इसलिए भी पसंद है कि उसकी गायकी में एक खास सहर है, एक खास दर्द है। और नूरजहान की वो एक ही जो गीत मैं सुनता हूँ कि वो जो दास्तान सुनाती है, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, उसमें फिर वो जो जुल्म की दास्तान सुनाती है मजदूर और लोगों के साथ इज्जत लूटने की, वो तो आंसू बहा देने वाली है। लेकिन इकबाल बानो का भी जवाब नहीं। अच्छा रजी साहब, ये आप ये भी फरमाएं कि इकबाल बानो और नूरजहां की तो बात की गुंदी साहब ने, और भी सिंगर्स ने गाया, जैसे मेहदी हसन साहब ने गाया है, तो किस किस ने अच्छा गाया और वो किस तरह से गाया, वो जरा प्लीज शेयर करें। हाँ जी, तकरीबन मीर साहब सभी ने अच्छा गाया है। और इसमें मुश्किल ये है कि गीत की कंपोजिशन एक और चीज़ है, लेकिन नज़्म को कंपोज करना एक मुश्किल काम है। तो गो के वो उनकी गज़लें भी हैं। मेहदी हसन साहब ने जो है वो कल ही मैं इधर सुन रहा था, वो गज़ल कमाल जो है वो उन्होंने गाई है। और तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, ना गवाह नाव के नीम कश और दूसरी चीज़ें। लेकिन फैज साहब की कंपोजिशंस जो बनाई है, अरशद महमूद साहब ने भी बनाई है, टीना सानी ने गाई है, इकबाल बानो ने जो उनकी नज़्म गाई है, अब वो नज़्म है लेकिन उसको गीत के अंदाज में ढाला है इन लोगों ने। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, शायरी भी बहुत आला दर्जे की शायर यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मौसीकार और म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो है वो बहुत आला है, कि जिन्होंने इतनी मुश्किल चीज़ों को बहुत रवानी के साथ डाला है कि जो डायरेक्टली दिल पे उतरती हैं और असर करती है। सर अच्छा, मैं एक लाइट मूड आपसे बात शेयर करूं कि फैज साहब की तो नहीं है, लेकिन उनकी एक्सटेंशन कहते हैं अहमद फराज साहब को। तो अहमद फराज साहब से हमारी एक मुलाकात हुई। सर यहाँ मैं सॉरी आपकी कतई कलामी कर रहा हूँ, वो उनकी एक्सटेंशन नहीं है सर। फराज साहब एक अलग शायर हैं और वो बहुत आला दर्जे के और मरकजी रिवायत के शायर। जी बिल्कुल ठीक है। चले, मैं ये अपनी बात वापस तो नहीं लेता, लेकिन मैं आपका एहतराम जरूर करता हूँ। तो फराज साहब से जब मुलाकात हुई और मेरे दोस्त हैं फरत बादशाह, उनके वसीले से मैं मिला और उसके लिए मुझे एहतमाम भी करना पड़ा। मेरी 2 ब्लैक लेबल दियां बोतला एहतमाम करो और खाने वाने दा ये वो मैनू करना पिया। तो जो सारी महफिल शहफिल हुई तो मैं अहमद फराज साहब ने पूछा कि मैंने कहा आप वो शायर हैं, बड़े शायर हैं, आप ये बताएं कि आपको सरहद पार इधर भी गाया उधर भी गाया गया, तो आपको किन सिंगर्स ने ज्यादा आपका कलाम सुनने में अच्छा लगा? उन्होंने कहा जी ये गुलाम अली ने तो मेरा कलाम बड़ा खराब किया है, तो मेहदी हसन ने थोड़ा जहा इंसाफ किया है। तो मैं क्योंकि मौसीकी का तालिब इल्म हूँ और वो जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, तो मेरे वो इश्तियाक बढ़ा के ये अगर मेहदी हसन साहब ने सिर्फ थोड़ा ही इंसाफ किया है तो पूरा इंसाफ किसने किया है? तो मैंने कहा वो कौन लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा गाया है? उन पे उन्होंने 2 नाम बताए, आप सब सुनने वाले हैं, मैं वो पेश कर रहा हूँ पंच। उन्होंने कहा जी एक तो है सलमा आगा और दूसरी है तायरा सैयद। हाँ जी, और मेरा ख्याल है इस बात को 2 तरह से लेना चाहिए। एक तो अहमद फराज साहब शायद जो है मौसीकी से ज्यादा शगफ नहीं था उन्हें। दूसरी ये हो सकती है कि शायर जरा बेजार भी होता है जब उसकी शायरी में कुछ जगह शगह ये वो करके। तीसरी वजह तो नहीं कि तीसरी वजह भी हो सकती है। अब मेरा ख्याल है तीसरी वजह इसी। तो जो है ना वो अच्छा, ये पता क्या गुंदी साहब, ये होता नहीं है ऐसा कि कोई शायर बहुत बड़ा हो, उसमें रिदम मौसीकियत गनायत तो हो सकती है, लेकिन उसको कंपोज करना जो है ना, जैसे रजी साहब ने कहा कि अरशद महमूद साहब ने उनका जो कलाम सेलेक्ट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है।
फैज साहब का, लेकिन जो प्रोफेशनल और कस्बी हैं वो कहते हैं कि कोई वो गाने में कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, टीना सानी ने गाया कलाम एज फैज साहब, बहुत अच्छा गाया है, लेकिन वो कस्बियों को, प्रोफेशनल को, म्यूजिक लवर्स को अगर जोड़ के सुने तो वो उनको सेटिस्फाइड नहीं करता। वो ज्यादा ये रशीद अत्रे साहब ने जो बनाया, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूबनामा, या हम देखेंगे जो इकबाल बानो साहब, ये ज्यादा इसको सुपीरियर कहा गया है। और खुद फैज साहब भी ये मौजूद है, उनकी फैमिली भी, उनके दोस्त भी, आप भी उनकी फैमिली है, मैं ये समझता हूँ, आपकी मुलाकातें भी रही उनसे, कि उन्होंने बताया भी कि जब मलका तरन्नुम नूर जहाँ को कहा गया एक महफिल में कि आप नहीं गाएंगी, फैज को नहीं गाएंगी, तो उन्होंने वो कहा कि फिर मैं भी नहीं गाऊंगा। तो फिर उन्होंने गाया और फैज साहब को जब वो रिहाई मिली तो वो उनको शुक्रिया अदा करने गए थे। और ये भी मशहूर बात है कि उन्होंने कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत अब आपकी है, नूर जहां। ये कहा उन्होंने। है जी, आप कुछ कहना चाहें सर? डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम जी मकसूद अहमद फारूकी है। फैज साहब का कलाम जो है किताब पे और सफ़े पे बहुत बड़ा है, जब कोई बोलता है उनका रेफरेंस देता है तो तब भी बड़ा ही रहता है, गाया जाता है, पैदा होती है, क्या सूरत बनती है। जाहिर है कि उसमें ये होता है ना कि आवाज बन जाती है, वो साउंड में आ जाता है, वोकल हो जाता है जी। तो वोकैलिटी जब जाती है तो वो फिर कानों तक पहुंचती है। अब जो लोग पढ़ नहीं सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, तो उन तक वो पहुंच जाएगा। लोग झूमते हैं, उन पे इफेक्ट होता है, जो वोकल इफेक्ट होता है, हमारी समाज पे जो इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन पे जो इफेक्ट होता है, उसका एक अपना असर होता है, तो वो एक अपना तासुर छोड़ता है और हमें उस तरह से हमारी शख्सियत में उसका असर आता है उस पर। बिल्कुल सही। मुख्तसरन बात तो ये है, उस क्योंकि वोकैलिटी का और साउंड का एक अपना इफेक्ट है ना, रीडिंग अपना इफेक्ट है, तो वो भी होना चाहिए और वो कम हुआ है, जबकि यानी कि मैक्सिमम उसको गाना चाहिए। मैंने एक दोस्त को ज़मीनन बात की, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है असफर तिरमिज़ी, हाई कोर्ट एडवोकेट, आज जंग से बिलोंग है। वो हमारे एक फोरम था ना, तंजीम थी, तो उसमें वो एक्टिव थे। तो मैंने कहा यार, ये ऐसी पूछा वॉक करते हुए रात को अपने, मैं कहा यार ये एलीट क्लास के लिए भी कोई इनकलाबी होना चाहिए। तो फैज साहब मतलब इंटेलेक्चुअल एलीट कह सकते हैं उसको, यानी कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मम्मी डैडी या मोस्टली एलीट आए हुए हैं टच, यानी कि पुअर्स नहीं है ज़्यादातर, हम देख सकते हैं। तो मतलब कि उनको फैज साहब ने सेव किया, वरना ये कहाँ जाते। अच्छा, ये बात तो जो है वो इस पे कमेंट जो है फर्क सुहेलगुंदी साहब से लेते हैं कि फैज साहब ने तो जो शायरी की है वो पिसे हुए तबकात को ज़्यादा उन्होंने मुखातब किया है और उनकी जंग लड़ने की कोशिश की है। तो फैज मेले तो सिर्फ लम्स कॉलेज के बच्चे और दूसरे जो है देखे जाते हैं, तो इसको क्या कहना चाहिए कि उन तबकात तक पैगाम पहुंचता है या वो फैज से जुड़ते हैं? देखें जी, मेरा ख्याल है ये तनकीद दुरुस्त भी है, पार्शली दुरुस्त है, टोटली नहीं है। मैं भी नकार दूं कि टोटल कॉर्पोरेट तक फैज की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुरुस्त ये है कि हम भी आज इसीलिए बैठे हैं। इसका पैगाम फैज का सिर्फ फैज मेले से लोगों तक नहीं पहुंचता जी। आपको यकीनन इस बात का पता है, आप शामिल हैं, बल्कि हमारे सपोर्टर हैं। फैज मेला उनकी फैमिली भी करती है, और जो दूसरा फैज मेला होता है उसके इनिशिएटर्स में फरूसल गोइंदी मेरे अलावा, यानी मैं कभी नहीं ये कहता है दावा करता, फारूक तारिक और 3-4 लोग और हैं जो 88 से करते आए हैं, बल्कि यहाँ उसका तसलसल कभी टूटा है, वहाँ कम टूटा है। तालिबान की जब एक्सट्रीम थी तो यहाँ उन पर पाबंदी थी कि ना करें सिक्योरिटी, हमने किया, ये भी 2010 में। तो ये फैज मेले तक वजह नहीं है, ये एक एक्टिविटी है और इसका हुस्न है कि कम से कम ये लिबरल प्रोग्रेसिव तो है। अब दूसरी बात कि इनकलाब जो है वो लाती ही मिडिल क्लास है, और इंटेलेक्चुअल क्लास, मिडिल क्लास जो होती है वो पढ़े लिखे तबकों में मेरे आप जैसी मिडिल क्लास होती है, और मार्क्सिज्म में सबसे अपॉर्चुनिस्ट क्लास ही मिडिल क्लास होती है। जब मिडिल क्लास अपना इत्तेहाद गरीब से जोड़ती है तो इनकलाब आता है। तो अगर ये फैज मेले में आते हैं लम्स के बच्चे, ये इतनी भी एलीट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर सेशन ऐसे होने चाहिए कि जो
पाकिस्तान के अंदर सियासी तहरीकों में शामिल रहे हैं, उनकी बात होनी चाहिए, मैंने कम सुनी है। यहाँ ऐसे हुआ है माजरत के साथ कि चॉम्स्की नीचे बैठा है और ऊपर जोन सा है वो सेठ बैठा है। मतलब मेरे साथ ही हुआ है कि फरूसिल गोविंदी लाहौर में सियासी तहरीकों का सेशन सुन रहा है और ऊपर 4 प्रोफेसर बैठे हैं। तो ये एक इनके अंदर होना चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी इतराज़ नहीं है कि हमने ये मुतबादल एक सिलसिला पूरा बनाया, ये कॉन्शियस एफर्ट है। और मुझे लोग कहते हैं आप सेशन अटेंड करते, मैं क्या नहीं करता। मैं इन फेस्टिवल्स में पूरी ज़िंदगी में ये 10-20 जितने भी हुए 3-4 सेशन अटेंड किए हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ अपना सेशन होता है और ये जितने लोग यहाँ आते हैं, ये शायर अदीब नहीं है सिर्फ, ये सारे एक्टिविस्ट हैं आपसे पहले सुबह से आज तक। और मैं आ जाता हूँ तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफाई करके इसमें एक इत्तेहाद सियासी लोगों का होना चाहिए, यानी सेशन में। अब जो शायरी में या लेफ्ट की पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही लोगों को बुला ले कि जो एलीट की फैमिली से लेफ्टिस्ट हैं, कोई जिसका बाप कोई जस्टिस ना हो या दादा फरूसिल गोविंदी का या आपका, तो मैं तो उस एलीट लेफ्टिस्ट फैमिली से हुआ ना, तो आप उसी लाल लाल को सुनते जाएं। आप उस एक्टिविस्ट से सुने जो फैज़ का कलाम सड़कों पे सुनाता है, जो जालब का जैसे कलाम सड़कों पे सुनाता है, तो ये मेला फिर और बड़ा हो सकता है, इसकी शक्लें बढ़ सकती हैं और इस फेस्टिवल को फिर और लोग भी बनाएं, पेशावर में भी करें। तो ये एक पॉलिटिकल डिज़ाइन होता है, एक्टिविटी का फॉर्मेट होता है। मैं चूंकि एक्टिविटी करता नहीं हूँ, डिज़ाइन भी करता हूँ। मुझे ये पता होता है कि इस महफिल में इस अच्छे दोस्त को नहीं बुलाना, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इससे वो मौजू से हट जाएगा। ये बड़ी अहम बात है, ये मैंने वैसे सीखा है। ठीक आप एंकर रहे हैं, एंकरिंग का मतलब ये होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। तो इसका एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि ये फैले। ये यकीनन बड़ा रश लेता है, इस साल भी अच्छा रश था, ये फैल सकता है, लेकिन मैं इससे तसादम नहीं करना चाहता। मैं अभी कल एक प्रोफेसर ने जाके लिखी, अभी छोटा सा प्रोफेसर है, बच्चा है, उसने सारी लिख के अच्छी शाबाश दी, ना उसका लेफ्ट से ताल्लुक है ना उसका स्ट्रगल से ताल्लुक है। उसने जी कॉर्पोरेट है, अभी तुम क्यों आए हो, तो हुआ तो आए हो ना। अब इसके अंदर रास्ता बनाना हमारा काम है। अब रास्ता ये है कि अब सलीमा हाशमी आती है, हमें फूल दे के जाती है, उनको पता है गोविंदी की मंडली लगी है, इसका नाम गोविंदी की मंडली है बकायदा। हाँ, हम यहाँ बातें करते हैं, हम क्लैश नहीं करते, हम एतराज़ नहीं करते, हम नारे नहीं लगाते इनके खिलाफ कि ये गलत है, हम इनके खिलाफ कॉलम नहीं लिखते। सबसे पहले मैंने लिखा, मशवरा देते हैं इन्हें, मशवरा देता हूँ, माने ना माने ये मैंने। तो आप तो मुझे बताया 87 जो फैज़ अमन मेला हुआ था, उसमें मैं खुद जो है शरीक हुआ था। मैं हामिद मीर, हम इकट्ठे वहाँ जामिया पंजाब में थे, तो हम इकट्ठे आए थे उसमें। उर्दू के हवाले से वो बेहतरीन उर्दू उन्होंने लिखी है, और फिर उसमें जो उनके ख्यालात, इनकलाब, रोमांस, वो सारा चीज़ें अगर जोड़ें तो बेहतरीन वो शायरी। क्या वो मयार या उसकी एक्सटेंशन है या उसको भी कमर्शलाइज किया जा रहा है? रज़ी साहब से मैं चाहूँगा कि वो कमेंट करें कि जो लोग इस वक्त आते हैं, शायरी बेसिकली तो शायर थे फैज़ साहब, तो वो जो लोग आते हैं, मदऊ किए जाते हैं, जिनके सेशंस होते हैं, क्या वो भी बड़ी शायरी इस वक्त की कर रहे हैं? हाँ जी, मीर साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तारीख का धारा है कि, और फिर ये है कि जो बड़ा शायर है वो अपने असरात मुरतब करता है। फैज़ साहब के असरात के तले भी लोग शायरी कर रहे हैं और उसके अलावा भी। तो बड़ी शायरी या बड़ा अदब हर दौर में और हर वक्त तख्लीक होता रहता है। तो ये मेरा ख्याल है कि आगे सिलसिला जारी है और जारी रहेगा, और यही कंट्रीब्यूशन है फैज़ साहब की। देखे ना, उन्होंने एक मुश्किल चीज़ को अवामी रंग दे दिया। और मैं वैसे एक और बात कहना चाहूँगा कि फैज़ साहब जो है वो एक्टिविस्ट पहले थे, पोएट बाद में थे। वो नज़रियाती पहले थे, मार्क्सिस्ट पहले थे, और क्योंकि उन्होंने अमली जदोजहद में हिस्सा लिया हुआ है। जी ठीक। उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म किया हुआ है, उन्होंने जेल काटा हुआ है, और ये जो प्रैक्टिकली जो है प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के लिए उन्होंने स्ट्रगल की हुई है। तो ये उनका पहला मकाम है। शायरी उनकी जो है ना वो उनका इजहार है, और ख़ूबसूरती ये है कि उस शायरी को, जैसे आप फरमा रहे थे
कि म्यूज़िक के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए फ़नकारों ने आवाम तक पहुंचा दी है। अदरवाइज़ उनकी किताब पढ़ना और उस हवाले से उनसे मुतासिर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़नकारों ने, नूरजहां ने, मेहदी हसन ने और बाकी जिन जिन लोगों ने फैज़ साहब को गाया है, उन्होंने उनके आइडियाज़ को लोकाई तक, लोगों तक पहुंचाया है। और खूबसूरती ये है कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, उन्हें कबूलियत मिली है, उनके इनकलाबी रवैये को, उनके रोमानवी रवैये को कबूलियत मिली है अवाम में, इसीलिए ये रश है और सारा लोग आते हैं। अच्छा, एक ऐसे ही ख्याल आ गया, उस पर भी कमेंट हो जाए कि फैज़ साहब की जद्दोजहद जैसे ये बता रहे हैं, हम सबको पता है और उस पर बात भी हो रही है आज। तो हबीब जालब ने भी पिछले हुए तबकात, वो खुद भी जो है वो उनका ताल्लुक भी जो है वो गैर मुराद याफ्ता तबके से रहा है और इस हवाले से दोनों मेले यहाँ होते हैं। लेकिन फैज़ साहब का मेला जो है उसको कॉरपोरेट और पाकिस्तान की जो वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। और हबीब जालब साहब का मेला जो है वो बिल्कुल वो बेजारो मददगार, वो शायद इसलिए कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ा सके हबीब जालब साहब। और क्या कहेंगे अपना गोविंदी साहब, फैज़ मेले और हबीब जालब का मेला? देखें, ये फ़र्क साफ जाहिर है कि फैज़ साहब की जो फैमिली है वो मिडिल क्लास से है और उनकी जो तीसरी यानी नस्ल है, उनके जो बेटियों के आगे बच्चे हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट है, ऐड है। अगर जालब साहब का कोई कोशिश करे, कोई ऐसी फाउंडेशन बने और उसको सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि तरक्की पसंद लोग और इस तरह स्पॉन्सर मिल जाएंगे, जालब के भी बड़े मदाह हैं। लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं जालब को, जो कोशिश करते हैं मिलता है। तो जालब मेला फैज़ से भी बड़ा हो सकता है। अब सॉरी, सवाल एक ज़हन में आ गया, तो वो सवाल आप पसंद भी करते हैं उसको, जो आप एड्रेस भी करते हैं कि ज़िंदगी में जालब साहब ने तनकीद भी तो की है ना, उनका अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रहा और वो गरीब हबीब जालब थे। तो ये वो, क्योंकि वो फैज़ साहब फौज में भी वो रहे, ISPR में कर्नल थे उनका डेजिग्नेशन, तो एक ये भी तो उनको नहीं फैज़ लोगों ने ताना दिया है ना। नहीं, वो ताना दिया। देखिए, जहाँ आते हैं ना, फैज़ साहब की स्ट्रगल तो इंटरनेशनल लेवल पे है। वो बैरूत में रहे, ये दाहिए जिसको अब हिज़्बुल्लाह का, जो हसन नसरुल्लाह का जहाँ घर था, मैं वहाँ जाता रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक है, मेरी शादी बैरूत में हुई है। तो दाहिए में वो सिविल वार के दौरान जब इसराइल ने कब्जा किया हुआ था लेबनान में, तो वो लोटस रसाले को एडिटिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि पहले अफ्रीका में होता था वो रसाला, तो वो PLO के तहत, PLO का कंट्रोल था उस इलाके में। उन दिनों हिज़्बुल्लाह नहीं थी, होती अभी बनी नहीं थी। तो फैज़ साहब का तो तबकात ज़्यादा खिलाफ हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो मिडिल क्लास से थे या अपर मिडिल क्लास से थे, लोग उनके खिलाफ कम हैं। लेकिन जालब के भी मदाह बड़े हैं। इसके अलावा मतलब उस्ताद दामन के बड़े मदाह हैं। मैं तो उसको बहुत ही बड़ा इनकलाबी कहता हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू को के मुंह पे कह देता है। तो गोविंदी साहब, इसके लिए जरूरी है कि बच्चे उनके जो हैं वो ट्रेंड बच्चे हों, और जैसे मनीजा, सलीमा और अदील जो हैं वो एक बड़े यूजफुल। हाँ, बिल्कुल हो सकता है अगर उनके बच्चे जो उनसे हैं वो मिलकर ऐसी कोशिश मतलब तरक्की पसंद आवे तो नहीं, मेरे ताड़े ते फर्ज नहीं है, मतलब बच्चे जिन्होंने अच्छे होंगे वही नाम चलेगा। नहीं, ये रवायत गलत है। तो नहीं है, वो ये ऐसे थे। हाँ, मेरा थोड़ा सा वक्त गुजरा है जी फैज़ साहब के साथ 77 में। एलन मेरी शिमल जर्मन से और जगन्नाथ आज़ाद और 2-3 साहब अंदर भी बैठे हुए हैं, जैसे खुर्शीद रिजवी साहब हैं, किशवर नईस साहब है, हसन रिजवी थे। तो बहुत बड़ा एक मशहूर मुशायरा शाह हुसैन कॉलेज में रखा गया। तो मैं कुछ शायरी बड़ी मुश्किल थी, उन दिनों हमें इतनी होश भी नहीं थी कि शायरी होती क्या है। 77 की बात है। लेकिन आप उस सवाल पे आए ना जो मैंने सवाल किया है कि हाँ, वो नहीं वो फैज़ बहुत बड़ा शायर है। शायरी की तो उनकी बात ही नहीं हो रही। एक्टिविटी कह रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इनकलाब था जी।
वो कंपैरिजन हबीब जालब साहब और फैज साहब का कोई कॉन्फ्लिक्ट था तबकाती कि भाई आप अमीर आदमी हैं और हम गरीब शायर हैं, ये क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात की है, रेफरेंस मैं उनका अब नाम नहीं दूंगा, वो या तो खुद बात करें, मैं किसी के बिहाफ पे मुझे किसी बड़े आम लोगों ने देखो जी, ये मैं इसका जवाब देता हूँ। जालब साहब का अपना एक मकाम है जी। वारिस शाह की कोई औलाद नहीं है, उसका बड़ा उर्स होता है। हाँ। बुल्ले शाह की कोई औलाद नहीं है, उसका बड़ा उर्स होता है। उसकी शायरी, जालब की शायरी हिंदुस्तान में गाई जाती है। फैज की शायरी, मेलों की मैंने पहले जवाब दे दिया कि उसके बगैर भी फैज और जालब मेलों के बगैर भी हैं। बच्चे टीवी से ना भी रिटायर्ड हो, हाँ, हो सकता तब भी हो सकता है। हाँ। तो ये जालब और फैज वक्त के साथ साथ ज्यादा पॉपुलर होंगे, क्योंकि थे हालात तो ठीक होने, हालात ठीक होने नहीं। बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियां मोहम्मद बख्श, हिंदुस्तान से लोग आते हैं। कल एक मुंबई का नौजवान यहाँ गा रहा था। तो जालब और फैज की शायरी जो उनसी है वो दोनों सियासी थे। जैसे रजी हैदर साहब ने बड़ी अहम बात की कि दोनों का इंस्ट्रूमेंट पोइट्री था। मेरा यहाँ, मैं पोइट्री पे नहीं बोल रहा कौन सी बड़ी है कौन सी, मेरे लिए दोनों बड़ी हैं, क्योंकि दोनों पिसे हुए एक ही फिक्र की पोइट्री है। जालब की और फैज की पोइट्री में कोई ऊंचा नीचा हो सकता है, शायरी मेरा शोभा नहीं है, लेकिन जो थॉट है, मैं चूंकि थॉट का आदमी हूँ, थॉट एक ही है, तबकाती है, मजदूर, मेहनतकश, जुल्म के खिलाफ। तो जालब और फैज मेलों के बगैर भी पॉपुलर है। ये एक सरगर्मी है, कोई रख लेता है, कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रखने की इस्तात रखता। उनके बच्चे चुके जरा अच्छे खुशहाल फैमिली से थे, अच्छे ताल्लुकात थे, वो स्पॉन्सर ले लेते हैं। जालब साहब के बच्चे खुशहाल नहीं हैं, वो ऐसी स्पॉन्सर नहीं ले सकते। लेकिन जालब मेला बहुत बड़ा हुआ था 3 साल पहले, मैंने वो फैज मेलों से भी बड़ा था कि लॉरेंस गार्डन में सड़क तक पॉपुलर लोग आए हुए थे। ये जो जालब मेले का वो इंतजाम है या ठेका है, वो भी इसी फैमिली को दे देना चाहिए, तो वो भी मेरा ख्याल है मेला लग जाएगा। नहीं, मेरा नहीं मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ऐसे इस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो फैज साहब के बच्चे जो हैं वो सारा अंजाम दे रहे हैं। और यकीन मानिए, ये लाहौर शहर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सालाना दिन है और यहाँ पे लोग आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। कुछ ना कुछ वो नजरियाती जो है वो लेके जाते हैं, लेसन्स जो है ना वो यहाँ से लेके जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका साथ देना चाहिए और उनको बैकअप करना चाहिए, कि क्योंकि देखने में लगता है कि ये सब कुछ ऐसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो इतनी खूबसूरत इवेंट मैनेजमेंट जितनी कि फैज़ मेले में मनीज़ा और सलीमा जो हाशमी वो ये करते हैं, अदील करते हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन है और इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। नहीं, वो कंट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन ऐसा फिजा होनी चाहिए ना कि जालब साहब का भी मेला हो, उस्ताद दामन का भी हो और आसानी से हो और उनका नाम भी आगे चले। ये भी लोग कोई छोटे नहीं थे, इनकी भी स्ट्रगल रही है। और हम जो है वो नरम बात करके ना वो डायरेक्ट थोड़ी बात भी होनी चाहिए कि सिलसिला यहाँ मेरा ख्याल है आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और ये ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये स्पेशल काम है। इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक लेमैन का काम नहीं है, इसके लिए स्पेशल एक स्किल चाहिए, तो वो उनके बच्चों में है, वो कर रहे हैं। हबीब जालब के बच्चे जो है वो उस तरह से नहीं उनकी अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन हो सकी, नहीं वो इतने फाल हो सके, तो वो पीछे है। इसी तरह उस्ताद दामन, यहाँ अलाउद्दीन का नाम लेने वाला अब कौन है जी? नूर जहाँ का मेला कोई नहीं होता, मेहदी हसन का कोई मेला नहीं होता, सिर्फ फैज मेला होता है। ये तो आपने करवाना है ना मीर साहब, नूर जहाँ का मेला तो आपने करवाना सर। मैं तो रोज का करवाना होता मेला। मेरा चैनल है मीर टाकीज, मैं रोज उसमें नाम लेता हूँ उस्ताद सलामत का, जो भी गाने वाले हैं, तो फैल नियाजी साहब का मैं करवा सकना। मैं ना सलीमा हाशमी है ना मनीजा हाशमी है। आपकी बात दुरुस्त भी है। उसकी वजह यह है कि ये एक लेसन है सोसाइटी में, चूंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटी ये एक मरूसी समाज की सोसाइटी है। सियासत का भी ये हाल है, ये अलमिया भी है और ये एक हकीकत भी है। अब सोसाइटी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है फिक्री
जी कि ये लोग शायर हमारे हैं, ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है ना। दुनिया में मैं जाता हूँ, मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन टर्की है, वहाँ नाज़म हिकमत को सिर्फ रियासत नहीं मनाती, वहाँ की जो इनकलाबी पार्टियाँ हैं, नाज़म हिकमत के नाम के कैफ़े होते हैं। नाज़म हिकमत एक कम्युनिस्ट है, वो तो फैज़ साहब से वो बहुत बड़ा है अपनी जद्दोजहद में, शायरी में भी है, और तुर्क दुनिया का बड़ा शायर है। जलावतन हुआ वो सोवियत यूनियन में, उन्हीं की वहाँ इंतकाल हुआ। तो जो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम एक बिल्कुल पसमानदा फिक्री तौर पे हैं कि ये फ़र्ज़ सिर्फ बच्चों का ही है। ये मेरा आपका भी फ़र्ज़ है कि हम फैज़ को सेलिब्रेट करें। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली किताब जो थी, मेरा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लिखी गई थी, हामिद मीर साहब की ज़िंदगी की पहली तकरीर थी, जो उनके अब्बा जी का मजमून था, मैंने उनसे पढ़वाया था। तो मैंने उस किताब को बेचने के बाद पीसी बुक कराया था, तो फिर रूनुमाई तो बेजी भुट्टो तशरीफ ना लें, तो मैंने पता किससे प्रिजाइड करवाया, एलिस फैज़ साहबा से। और मैंने शादी के कैमरे होते थे उन दिनों में, पैसे जमा करके वो फिल्म बनाई, इनको दी है फैज़ घर वालों को कि डोनेट है आपके लिए। तो मैंने ऑन किया, मुझे लोगों ने कहा एलिस फैज़ है, मैं कहा हाँ जी, मेरे लिए तो ये बेजी भुट्टो हैं, ये भी बेजी भुट्टो हैं। हमारी इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट नहीं है, हम समझते हैं वो ही करे काम, वो ही करे। इस सोसाइटी का प्रॉब्लम है। मुझे लोग मशवरा, गोविंदी साहब है कर लो, गोविंदी आप ही कुछ नहीं करना जी। अच्छा, आप ही चूंकि करने नहीं सकते, मशवरा तो देना, मैं कह सकना इनकलाब ले आओ शाह जी। अब जो ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि मैं अब 60+ हूँ, मैंने तो एक बड़ा रोल अदा कर दिया ना। इस तरह अगर हर आदमी रोल अदा करे, फारूक तारक और रजी हैदर, फरूसिल गोविंदी, हम फैज़ मेला कराते हैं, फैज़ के घराने की बगैर पूछे कराते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं, हम भी इनको करते हैं। हमारे ऊपर भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और है, सही है, हम और तरह का कराते हैं, ये और तरह का फॉर्मेट है। तो ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि ये अपने हीरोज को नहीं जानती। ये अपने हीरोज को, वो फिल्म के हीरोज हों, वो आर्ट के, पेंटिंग के, पोइट्री के, पॉलिटिक्स के, ये उनको जानती है जिनकी कोई आल औलाद हो, उनको मना लेंगे। तो ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इसमें किसी का कसूर फर्द का, किसी घराने का नहीं है। ये पूरी इज्तिमाई आपने बात कर दी, और रजी साहब ने चूंकि ये एक बात की है, वो ठीक उन्होंने कहा है कि ये नूर जहां का मेला मुझे करवाना चाहिए, मेहदी हसन का मेला मुझे कराना और चाहिए, आप करवाते हैं। और मैं जो मेरे वसाइल हैं, जो मैं कर सकता हूँ, इस वक्त भी मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे चैनल में मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं सेठों के चैनल पे, मैं वो नहीं जो कर पाता, या अपनी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाया, वो इस चैनल में मैं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही है। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, बहुत शुक्रिया सर। और से बहुत सी चीज़ें, और ख़ास तौर पर हम जैसे तालिब इल्म को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मौसीकी, अब देखिए अजीब बात है कि मौसीकी और शायरी का जो ताल्लुक है, मौसीकी और शायरी का जो ताल्लुक है, वो जॉन एलिया ने शायद के दिबाचे में जो है, उसने कहा शेर का मतलब ही सुर है। जॉन एलिया ने ये कहा शेर का मतलब ही जो है वो सुर है। तो जो सुर में है वही शेर है, जो सुर में नहीं है वो शेर नहीं है। तो यहाँ पे फिर मौसीकी जो है ना वो उत्तम हो जाती है। और ये आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपने हम जैसे जो हैं वो लोगों को इन चीज़ों के साथ आशना करवाया, और हमें भी थोड़ी बहुत जो है समझ बूझ मौसीकी की। अब जैसे नहीं, आप बहुत करीबी हमारे दोस्त हैं, और या कि जान दो काल में, मैं सिर्फ जॉन एलिया की बात कर लूँ, फिर मैं आपसे बात वो करते हैं। जॉन एलिया को इस वक्त जो है रजी साहब, वो जावेद बशीर साहब ने मुंतखब कलाम उनका गाया है, और बहुत अच्छा गाया है। वो वक्त निकाल के वो सुनिएगा, फिर उस पर बात भी करेंगे। ये